सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक। 36 महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की दी मंजूरी। धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज। विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया बयान। कहा, संगठन स्तर पर चल रहा मंथन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला। बद्रीनाथ और केदारनाथ हिंदुओं की जीवन रक्षा के लिए हुई विशेष पूजा। बांग्लादेशी हिंदुओं के सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए की प्रार्थना। हर्षिल में महिला ट्रैक्टर नदी पार करते बही। एनडीआरएफ कर रही सर्च ऑपरेशन। गाजियाबाद की रहने वाली थी महिला ट्रैकर। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में हुई कैबिनेट बैठक में लगभग 36 प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देते हुए बताया कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा और डोईवाला नगर पालिका को सी ग्रेड की थी, उसे ए ग्रेड में लाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। 36+1 बिंदुओं पे माननीय मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई है और निश्चित रूप से मेरे जो विभाग के हैं, मैं अपने विभाग की बताऊं तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने की बात हुई है। डोईवाला नगर पालिका जो सी ग्रेड की थी उसको ए ग्रेड में लाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है डोईवाला नगर पालिका में। आपको बता दें कि इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। तो देखिए, रुड़की में तिरंगा रैली आयोजित की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल है। चलिए सीधा रुख करेंगे। क्या कर सकते हैं यार, बताओ यार। अरे यार क्या कैसे जाएंगे भी नहीं सर। नरेश कैसे जाएगा इतना जल्दी? कोई नहीं, निकल के जाऊंगा यार। आप इसे बैठे हो, आके लेके आओ इसको। अरे यार भाई जी लेके चलो यार। भाई जी खींच के चलो यार, भाई जी खींच के चलो। तो देखिए, दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें जारी है। इसको लेकर भाजपा नेता लगातार कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कुमारी शैलजा उत्तराखंड के मुद्दों को
संसद में उठा रही है, जो बात भाजपा को हजम नहीं हो रही। उनका कहना है कि उत्तराखंड से भाजपा के 5 सांसद चुने गए हैं, लेकिन इन्हें उत्तराखंड से कोई सरोकार नहीं है और कांग्रेस नेता अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो इन्हें समस्या होने लगती है। शैलजा जी लोकसभा सत्र के दौरान भी उत्तराखंड की चिंता कर रही हैं और ये बात भाजपा से हजम नहीं हो रही है। जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो उन्होंने उत्तराखंड में आई हुई आपदा का भी संज्ञान लिया और इसीलिए उन्होंने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और प्रदेश के हालातों को लेकर के अपनी चिंता भी। तो लक्सर नगर पालिका के पास कूड़ा निस्तारण के पुख्ता इंतजाम नहीं है। नगर पालिका द्वारा पहले कोर्ट के लिए चयनित भूमि पर कूड़ा डाला जा रहा था। अब कोर्ट का निर्माण शुरू होने के बाद पालिका द्वारा डंप किए गए कूड़े को चर्च के निकट खाली पड़े तालाब में डंप किया जा रहा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कूड़ा डंप करते वक्त डंपरों में से कूड़ा बाहर रास्ते पर भी गिर रहा है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पालिका द्वारा स्वच्छता मिशन के नियम कायदों को तरीके से फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं पालिका के अधिशासी अधिकारी कुलदीप चौहान का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए कूड़े को खाली पड़ी भूमि में डाला जा रहा है। जल्द ही टंचिंग ग्राउंड में शिफ्ट कर निस्तारण किया जाएगा। भूमि पर हमें सूचना दी गई थी कि वहाँ पर कुछ पुराना लीगेसी वेस्ट पड़ा हुआ था, तो उसको हमने टंचिंग ग्राउंड पे डालने के निर्देश दिए थे। लेकिन बरसात के मौसम को देखते हुए वहाँ पर टंचिंग ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा नमी गीली भूमि थी और हमारी अभी लेटेस्ट नई सड़क भी बनाई हमें सीसी, जिस कारण जो है वो काम तेज़ी से चल रहा है। न्यायालय का प्रकरण था, तो मेरे द्वारा अभी कुछ अस्थायी तौर पर अपने ये कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि उसको हमारी यहाँ पर भूमि है चर्च के बगल पर खाली पड़ी है कि अभी कुछ समय के लिए जो है वहाँ पर डाल दिया जाए, तो उसके पश्चात जो है हम उसको विधिवत निस्तारित कर देंगे। डोईवाला में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री त्रिलोक त्यागी और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के किसानों, महिलाओं और नौजवानों के हक अधिकारों के लिए राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगा। केंद्र की एनडीए सरकार को हमारा समर्थन है। उत्तराखंड के आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में आरएलडी जनता के बीच जाएगी। चौधरी चरण सिंह के बताए मार्ग पर चलते हुए वह जो कहते थे, हम उस कार्य को करेंगे और देश के किसानों, महिलाओं और नौजवानों के लिए सदैव संघर्ष रहेंगे। दल का डेलीगेशन जाकर ये कहे कि ये किसानों को चाहिए, गांव के लोगों को ये दिक्कतें चाहिए, इसमें हमें कोई इज्जत नहीं। हमको इसमें काम करना और लोक दल को मजबूत करना, ये हमारा देख। नगर निगम और जो नगर पालिकाएं वहाँ तैयारी करें, अपने उम्मीदवार ढूंढें। अगर कोई समझौता की बात बनती है तो, नहीं तो लोकतंत्र में तो चुनाव ही लड़ना होता है ना। हम नगर पालिका भी लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे। हम पहले से टारगेट बेस में काम करने वाले लोग हैं और उत्तराखंड में आप ये समझिए कि हम हर घर तक, हर गांव तक आरएलडी को पहुंचाने का काम करेंगे। आरएलडी का झंडा डंडा आपको आने वाले समय में हर घर तक दिखेगा। हम बूथ लेवल की कमेटी को बहुत जल्दी तय करेंगे और हमने ये टारगेट लिया हुआ है कि अगस्त के माह में हमें अगर ये जवाबदारी मिली है तो इसी महीने में हम प्रदेश की कार्यकारिणी को पूर्ण रूप से हम कार्यकारिणी बनाने का काम करेंगे। हम सत्ता में हैं, सत्ता में जाएंगे, सरकार से बात करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश के सारे हितों के लिए आरएलडी आज के दिन के बाद आपको मुखर दिखेगी। खटीमा नगर पालिका के चलने वाले स्लॉटर हाउस 2018 से एनजीटी के मानक पूरे न होने के चलते बंद चल रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका अंतर्गत अवैध रूप से बेचे जा रहे मांस की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका प्रशासन ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमार कार्रवाई की। इसके तहत अवैध रूप से मांस की बिक्री करने वाली दुकान सील किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर स्लॉटर हाउस चलाने की अनुमति न होने के बावजूद भी अवैध रूप से मांस की बिक्री की जा रही थी, जिस पर नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सीज किया है। नगर पालिका क्षेत्र में 2018 से स्लॉटर हाउस एनजीटी के मानक पूर्ण न होने के कारण बंद चल रहे हैं। इन लोगों द्वारा अवैध रूप से मांस काट के बेचा जा रहा है। पता करने पे पता चला कि किसी के घर में ये मांस कटा हुआ है, जो कि कल ये लेके आए थे। सूचना मिलने पे
माननीय प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार अवैध काटे गए मांस को सील किया गया है और इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर जहां कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि विधानसभा सत्र कितने दिन चलेगा ये सरकार, संसदीय कार्य मंत्री और बिजनेस कमेटी तय करती है और सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें बिजनेस को लेकर चर्चा होती है। इसके आधार पर सत्र की अवधि तय की जाती है। सरकार के पास हर सवाल का जवाब होता है, विभाग से संबंधित सवाल होते हैं और विभागीय मंत्री हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन विधानसभा कितने दिन चलेगी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और सरकार के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा बैठ करके जो बिजनेस आना होता है उसके आधार पर तय होता है। सर्वदलीय बैठक भी होती है उससे पहले, उसमें सारी चर्चा होती है। तो जितने दिन का आवश्यक बिजनेस होगा सरकार के पास उतने ही दिन का सत्र होगा, उससे अधिक सत्र की कोई केवल दिखाने के लिए सत्र नहीं होता, कामकाज के लिए होता है। दशरथ मांझी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, कैसे उन्होंने छैनी हथौड़ी से पहाड़ को काटकर गांव में सड़क पहुंचाई थी। इसी तर्ज पर जनपद उत्तरकाशी के प्रताप पोखरियाल ने भी पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ वैसा ही कर दिखाया है कि जहां पहले कभी बंजर पहाड़ हुआ करते थे, उसी पहाड़ के नीचे गांव के पास हरियाली छाई हुई है। देखिए रिपोर्ट। जनपद उत्तरकाशी के 70 वर्षीय प्रताप पोखरियाल, इनकी कहानी भी कुछ इसी तरह से है। इनका जीवन पहाड़ों और पशुपालन से जुड़ा हुआ है और यहाँ की महिलाएं दिन भर जंगलों में घास काटने के लिए जाती और कई महिलाओं की पहाड़ियों से गिरने से मौत भी हो चुकी है। प्रताप पोखरियाल जब छोटे थे तो उनकी चाची की घास काटते समय पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। तब उसी समय प्रताप पोखरियाल ने शपथ ली थी कि वे अपने गांव के नजदीक जंगल तैयार करेंगे और 30 सालों से वह लगातार अपना मैकेनिक का काम छोड़कर पौधे लगा रहे हैं, जो अब घने जंगल में तब्दील हो गए हैं, जहां चारों ओर हरियाली छाई हुई है। 2003 में जनपद मुख्यालय में वरुणावत पर्वत से जब भूस्खलन से सैकड़ों होटल, आवासीय भवन, बस अड्डे दब गए थे, तो वही वरुणावत में वन स्थापित कर उस पहाड़ को मजबूती दी। 2003 में जब वरुणावत आया था, हमको ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर पुनः ये कॉलोनी पुनः स्थापित होगी, यहाँ पर लोग रहेंगे। लेकिन प्रताप पोखरियाल के योगदान से और उनके सहयोग से उन्होंने जो है यहाँ पर बहुत बड़ा वन विकसित कर दिया है और इस विकसित के साथ साथ यहाँ पर प्रतिबंध भी किया है। यहाँ पर आज यहाँ पर मानव गतिविधि पूर्व की भांति हो गई है, लोग अपने व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी दुकानें कर रही है। प्रताप पोखरियाल जी का जो वनों के प्रति योगदान है, इनको इसका कुछ न कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए। तो ये पद्मश्री, पद्म भूषण जो भी सरकार देना चाहे उसके ये बिल्कुल पात्र बनते हैं। इन्होंने पर्यावरण को बचा करके बहुत बड़ा काम किया। ये वन का भी आधा काम अपने आप करते हैं। ये एक पेड़ अपने माँ के नाम का इस कार्यक्रम को श्याम स्मृति वन में जो हमारे यहाँ पर जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो जब 2003 में पूरा वरुणावत आया था, पूरा जो है चट्टान खसक गई थी और ऐसी स्थिति थी कि भूस्खलन हो रहा था, और इस पहाड़ को बचाने के लिए, इस पर्वत को बचाने के लिए लगातार अपने संसाधनों से जो आज पूरा श्याम स्मृति वन का जो पूरा एक घनाघोर जंगल जो इन्होंने बना दिया, अपने पेड़ लगा हर साल लगा के। और मुझे लग रहा है कि श्री प्रताप पोखरियाल जी जो वास्तव में धरातल पे काम कर रहे हैं, कि जो मेहनत है उसको आगे लाने के लिए कहीं न कहीं इनको पुरस्कृत किया जाए। 300 प्रजाति के पेड़ यहाँ पर लगे हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्रताप पोखरियाल के लगाए वन में पूरे भारतवर्ष के स्कूलों से छात्र रिसर्च करने आते हैं। 70 साल की उम्र होते हुए भी वे दिन रात पेड़ लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। पर्यावरण को बचाने की इस पहल को देखते हुए इनको सरकार द्वारा कोई भी अनुदान तो नहीं दिया गया, लेकिन जनपद वासियों के दिल में आज वे पर्यावरण प्रेमी नाम से फेमस है और जहां भी जाते हैं उनके हाथों में एक कुदाल जरूर दिखती है। बात की जाए कोविड काल की, तो लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। ऐसे में पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल ने उस समय जंगलों में उगे गिलोय का रस निकालकर 20,000 लीटर काढ़ा तैयार कर लोगों को पिलाया था, जिससे कई लोगों की जान भी बची थी। पर्यावरण इतना बड़ा जंगल उनके द्वारा लगाया गया और मुझे लगता है कि लगभग 20-22 साल से पहले से भी लगातार निरंतर रूप से वो, जिसको कहते हैं कि बड़ी समर्पण भाव से वो जंगल लगा रहे हैं। और उनका जंगल उत्तरकाशी के पास में ही श्याम स्मृति वन से पनपा है और वो दर्शनीय है और वो प्रेरणाप्रद है।
और इस प्रकार से जो इस ढंग से व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार की द्वारा भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए ताकि वो और प्रोत्साहित हों और ज़्यादा पेड़ों को लगा सकें और पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। 40 वर्षों से 2080 से अपने गांव भैंत में उनके द्वारा जो प्रेरणा मिली अपनी माँ से, उस गांव में एक बार सुना है कि उनके गांव की एक महिला फिसल गई थी घास काटते समय और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उससे उन्हें सीख ली कि मेरी माता के साथ भी ऐसी घटना न हो, इसलिए उन्होंने घास काटने के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए पहले अपने गांव भैंत में ही 4 वन लगाए। उसके पश्चात 2003 में जब वर्णावत पर्वत का ये भूस्खलन हुआ, 45 हेक्टेयर में जमीन में आज तक लगभग 21 लाख पेड़ यहाँ लगा चुके हैं। तो यहाँ पे जो अब 6 वन मेरे रह रखे हैं और मैंने जो यहाँ पे उत्तरकाशी में जो 21 सवाल गार्डन बनाए और विश्व में जितने भी पेड़ दिखते हैं आपके, चाहे विकास भवन हो, ये सब मेरे हुए लगा रखे हैं। मेरे पौधे जाते थे और मैं वहाँ पे लगाता था हर पर्व पे, और मैं समझता कि मेरे ख्याल से यहाँ पे 99% हमारे पौधे जीवित है। तो यहाँ पे ये देख रहे कि मतलब पूरा ये जंगल जो है ये 45 हेक्टेयर वन विभाग ने दे रखा है इसको, और फिर ऊपर मंदिर भी बना रखा और पूरे 100 छात्र यहाँ पे आते, लाखों 100 छात्र यहाँ पे आते। जहाँ लोग अपने आप को और घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात एक करते हैं, तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपने साथ अपने आस पड़ोस नगर और देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए भी काम करते हैं, जो भविष्य की पीढ़ी को एक सबक सिखाती है। जनपद उत्तरकाशी के एक लगभग जो है 70 साल के बुजुर्ग हैं प्रताप पोखरियाल, जिनको पर्यावरण प्रेमी नाम से यहाँ पे जाना जाता था। उत्तरकाशी जनपद में जब 1970 के दौर में यहाँ पे उत्तरकाशी आए थे और यहाँ के मैकेनिक के तौर पर उन्होंने यहाँ पे अपना कार्य शुरू किया था, लेकिन उन्होंने जो पर्यावरण के प्रति उनका जो एक ऐसा प्रेम बना कि आज उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय सहित वो जो है कम से कम जो है 7-8 जो है वन विकसित कर चुके हैं, साथ ही साथ जो है 31 लाख पौधों का जो है रोपण कर चुके हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि आज तक सरकार द्वारा जो है उनको जो है 1 भी रुपए की जो है जो सहायता होती है वो नहीं दी गई, क्योंकि ये जो बुजुर्ग आदमी ये खुद सुबह 4 बजे से लेकर जो है रात को 8 बजे तक इन जो वन है इनमें जो है लगातार काम करते रहता है, लेकिन जो है आर्थिक सहायता के नाम पे जो है जो काम जो है उत्तराखंड सरकार के फॉरेस्ट विभाग उद्यान विभाग ने करना था वो इन्होंने कर दिखाया। दीपक नोटल, ID24। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों एक नए मिशन पर हैं। उनका मिशन है निवेश से आगे बढ़े मध्य प्रदेश। सीएम प्रदेश के कोने कोने में उद्योग धंधों का जाल बिछाकर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के साथ हर हाथ को काम देने की कवायद में जुटे हुए हैं। उनकी इसी कवायद पर देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। उनका संदेश है कि हम सभी अच्छा करें, देश को अच्छा बनाएं। गांव से लेकर शहरों के विकास, हर खेत तक पानी, हर हाथ को काम, हर सिर पर छत, शिक्षा, स्वास्थ्य का संकल्प लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। खेती किसानी में पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ रहा है। मध्य प्रदेश अब नई उड़ान भरने जा रहा है। ये उड़ान है औद्योगिक विकास की। तमाम प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न मध्य प्रदेश को उद्योग धंधों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। 2025 की शुरुआत में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इसके पहले क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुलाई जा रही है। पहली समिट उज्जैन में हुई, दूसरी जबलपुर में, अब तीसरी 28 अगस्त को ग्वालियर में होने जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश भर के निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दे रहे हैं। उज्जैन के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 10,000 करोड़ और जबलपुर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के करार हुए हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया है कि एमपी में उन्हें उद्योग स्थापना के लिए हर अनुकूल माहौल मिलेगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ मुख्यमंत्री साल के आरंभ में भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। मुंबई, कोयम्बटूर में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से संवाद कर चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव आईटी, एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स में भी मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इक्विपिंग एवं फाइनल असेंबली का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मध्य प्रदेश में भी ब्रांच खोलने का आमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेंगलुरु में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में
उद्योगपतियों को स्पेस टेक्नोलॉजी, IT, गारमेंट के क्षेत्र के लिए प्रदेश में तैयार इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की जानकारी दी। व्यापार व्यवसाय के लिए जिस प्रकार की जरूरतें हैं वो सब हम देने को तैयार है, मगर परमात्मा ने हमको अगर बेंगलोर में इस लायक बनाया है तो बेंगलोर में ही नहीं रुकना है, आपको पूरे देश और दुनिया में आगे तक छाना है। तो मध्य प्रदेश भी रास्ते में आता है, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है। आपको कोई अंतर नहीं लगेगा, बेंगलोर में बैठे बैठे आप मध्य प्रदेश में भी उतनी ताकत से व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ का पैसा वहां भी लगाओगे वो बढ़ के ही आएगा, कम होने वाला नहीं है, इसकी गारंटी सरकार के माध्यम से मैं दे सकता हूं। सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रदेश में पहली बार निवेश पाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही कंपनियां उपग्रह चित्रण और डाटा एनालिटिक्स की सेवाएं उपलब्ध कराती है। उपग्रह के माध्यम से वैश्विक निगरानी और डेटा की शुद्धता में सुधार होता है। यह कंपनियां अंतरिक्ष में प्रदूषण और कक्षीय वस्तुओं पर निगरानी के लिए नई तकनीकी विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पूरी कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में मध्य प्रदेश बराबर का भागीदार बने। गैरसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह राज्य के बिजनेस के हिसाब से ही सत्र की अवधि तय होती है। वहीं बंसल के इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता श्री शिवपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि राज्य में 7 साल से भाजपा की सरकार होने के बावजूद सरकार बिजनेस लाने में पूर्णतः असफल रही है। राज्य की जनता भू कानून मूल निवास की मांग कर रही है। बेरोजगार युवा पेपर लीक मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के माता पिता न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तमाम मुद्दों पर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष और जनता की आवाज को सदन के पटल पर नहीं उठने देना चाहती है, इसीलिए सत्र की अवधि कम रखी गई है। बहुमत की सरकार होने के बाद भी भाजपा बिजनेस नहीं ढूंढ पा रही है संसद को पर्याप्त समय तक चलाने के लिए। आप बेरोजगारों से पूछिए ना, क्या बिजनेस है? वो पेपर लीक प्रकरण के आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अभी तक धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अंकिता के माता पिता अभी भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सरकार उनकी नहीं सुन रही है। और लगातार एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि हिमालयी राज्यों में हम महिला अपराधों में प्रथम स्थान पर है। पलायन से पीड़ित नौजवान से पूछिए, भू कानून की मांग करने वाले प्रदेश के नौजवानों से और जनता से पूछिए, आंदोलनकारियों से पूछिए। आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, उद्योग धंधे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिजनेस ही बिजनेस है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद रिक्त हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए भाजपा संगठन की ओर से कवायद की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार के गठन के वक्त मंत्रियों के 3 पद रिक्त थे। उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद रिक्त हो गया। मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर भाजपा के तमाम विधायक अपने स्तर से जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।